तो बड़ी खबर के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि पाठशाला में आज की क्लास में और क्या क्या है। ममता की ट्रेन, पीके ड्राइवर और स्टेशन पर मोदी। ममता बनर्जी ट्रेन लेकर कहां निकल पड़ी हैं, आज आपको पाठशाला में यह बताएंगे। इसके अलावा मौके पर चौका मारने वाले नेताओं की क्लास लगेगी। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन खत्म होने की तैयारी है क्या, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बॉर्डर बैरिकेड और बवाल का डिटेल चैप्टर आपके सामने रखेंगे। कर्म गुरु और धर्मगुरु की सबसे बड़ी मुलाकात का चैप्टर भी होगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले पाठशाला में अभी चुनाव हो तो नेता सियासी सफर पर निकल ही पड़ते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूं ममता एक्सप्रेस के बारे में। और ये ममता एक्सप्रेस क्या है, आज आपको ये समझना चाहिए कि क्यों मैं ममता एक्सप्रेस यानी ममता बनर्जी की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके बारे में आपको बताना जा रहा हूं। ये ट्रेन है ममता एक्सप्रेस। अब इसमें कौन बैठेगा, कौन सवार होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये ममता एक्सप्रेस दरअसल है क्या और कहां से चल रही है, ये आपको समझना चाहिए। ये ममता एक्सप्रेस फिलहाल यहां खड़ी है। इसका रूट जैसे आप देखते ना, ये ममता एक्सप्रेस है। जरा इसकी तस्वीर दिखाइए। ये आगे ममता बनर्जी का चेहरा लगा हुआ है, जूम कीजिए, और ये ममता एक्सप्रेस है। अब आपने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी। ये फिल्म नहीं है, ये सियासी फिल्म है जो कि ममता बनर्जी इस ट्रेन को लेकर निकली। अब ट्रेन लेकर निकली कहां है, पहले ये तो समझिए। तो ये ट्रेन कहां जा रही है, पहले इसको समझिए। ये ममता एक्सप्रेस अभी बंगाल के स्टेशन पर खड़ी है, क्योंकि बंगाल में ही ममता बनर्जी की सरकार है और तो कहीं है नहीं। और इनका डेस्टिनेशन जो है, लक्ष्य जो है वो पहुंचने का किस स्टेशन पर है, वो है दिल्ली का। इनको दिल्ली तक पहुंचना है और दिल्ली तक पहुंचने के लिए इनका जो रूट है वो कुछ इस तरीके से होते हुए और यहां इनको दिल्ली पहुंचना है। ये इनका रूट है। दिल्ली मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है इनको। लेकिन इस रूट में पहुंचने के लिए इनके पास यात्रा का समय जो है, यात्रा का समय ममता एक्सप्रेस के पास वो कितना है भाई। अरे ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, आपको पता तो होना चाहिए। ट्रेन लेकर निकल पड़े हैं। ये कहां जाएगी ट्रेन, कितने दिन में? इनके पास 915 दिन है इस दिल्ली के स्टेशन तक पहुंचने के लिए। 915 डेज। इसको अगर घंटे में गिनिएगा 21,960 घंटे। घड़ी की सुइयां टिक 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 कर रही हैं और ममता एक्सप्रेस अभी बंगाल स्टेशन पर खड़ी ही है। इस 915 दिन के अंदर इनको दिल्ली पहुंचना है। लेकिन इस दिल्ली तक पहुंचने का इनका रूट क्या है, किस किस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी और क्यों रुकेगी, आज आपको यह समझाने वाला हूं। तो इस ममता एक्सप्रेस का जो पहला पड़ाव आ रहा है वो आ रहा है गोवा। इन्होंने गोवा स्टेशन चुन लिया है। अब ये गोवा का स्टेशन क्यों चुना है ममता एक्सप्रेस ने, यह आपको समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा और समझिए अगला पड़ाव क्या है। इन्होंने अगला पड़ाव चुना है इस यात्रा के लिए त्रिपुरा। यह ममता बनर्जी की जो ममता एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच रही है उसका अगला पड़ाव है त्रिपुरा। इसके बाद इन्होंने चुना है असम। ये स्टेशन पर जाकर गाड़ी रुकेगी असम पर, उसके पहले नहीं रुकेगी। उसके बाद इन्होंने चुना है मेघालय। ये इनकी गाड़ी का रूट है। और उसके बाद वो स्टेशन जिस पर गाड़ी को रुकना ही है, वरना उस स्टेशन पर रुके बिना गाड़ी दिल्ली पहुंचती नहीं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और फिर उत्तर प्रदेश के बाद गाड़ी जाएगी दिल्ली। और ममता बनर्जी को उम्मीद है कि इनकी गाड़ी में, इनकी ट्रेन में इतना कोयला है चलाने के लिए, अगर कोयले वाली गाड़ी, अगर बिजली से चला रही है तो बिजली ही सही, कि वो दिल्ली तक पहुंच जाएंगी इस 915 दिन के अंदर। लेकिन ममता बनर्जी ने या ममता एक्सप्रेस ने ये रूट क्यों बनाया, और उनके ड्राइवर जो हैं, वो ड्राइवर का भी नाम गाड़ी में देख लीजिए। वो ड्राइवर का नाम है प्रशांत किशोर, यानी पीके। वो प्रशांत किशोर इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और चलाने के लिए ममता बनर्जी ने दे दिया, तुम चलाओ। तो उन्होंने ये रूट बना दिया। लेकिन वो सबसे पहले बंगाल से चलकर गोवा पर ममता एक्सप्रेस क्यों आई, ये आपको जानना चाहिए। और इसकी वजह है, पहली वजह कि गोवा की राजनीति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रही है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यानी बाइलैटरल वहां पर मामला रहा है। दो पार्टियां, एक से ऊब जाइए, दूसरे को चुनिए, दूसरे से ऊब जाइए, पहले को चुनिए। यह गोवा की सियासत रही है।
यानी इन दोनों दलों का विकल्प जो है वो विकल्प वहां पर नहीं है, विकल्प की कमी है। यानी यहां ममता बनर्जी की पार्टी के लिए उनको दिखता है कि मौका है, और अभी हाल में वहां चुनाव होने हैं। अब इसमें ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चीज यह दिखती है कि विकल्प के तौर पर आया कौन? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। और ये आम आदमी पार्टी खुद वहां खड़े होने की कोशिश कर रही है। ये वो पेड़ है जिसका बीज अभी लगाई है, ये छांव क्या देगी ये अभी ममता बनर्जी को पता है। तो इनको पता है कि अगर किसी को धक्का देके हटाना है तो वो आम आदमी पार्टी हो सकती है, और कांग्रेस वहां पर वैसे ही खत्म हो रही है। तो स्पेस जो है, स्पेस मौजूद है ममता बनर्जी के पास, ये ममता बनर्जी को नजर आता है, और इसीलिए वो पहुंची हैं गोवा। और इसके लिए उन्होंने किसको कमजोर किया? क्योंकि उनको टक्कर तो बीजेपी को देनी है, तो उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करना शुरू किया। वहां जो पूर्व सीएम थे लुइजिनो फिलेरियो, उनको साथ ले आई, जो निर्दलीय विधायक हैं उनको साथ ले आई, और कई और लोगों को जोड़ रही हैं, वो अभी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इसको समझिए कि गोवा विधानसभा की स्थिति क्या है, गोवा विधानसभा की स्थिति अगर आपके सामने रखूं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ममता बनर्जी ने सबसे पहले अपनी ममता एक्सप्रेस को गोवा की तरफ मोड़ा। पहली चीज, एक तो चुनाव नजदीक है, दूसरा आपको बताया कि वहां स्पेस कैसे है। अगर आप गोवा की स्थिति देखेंगे वहां पर विधानसभा के अंदर बीजेपी के पास 27 सीट है। गोवा में अब ये अभी आ नहीं रहा है, गोवा में 40 सीट है, और 40 में से बीजेपी के पास है 27, और कांग्रेस के पास है 4, मात्र 4। गोवा फॉरवर्ड पार्टी GFP, इनके पास है 3 सीट, और अदर्स के पास है 5, यानी टोटल मिला दीजिए तो यह बैठता है 40 सीट, और यहां से लोकसभा की 2 सीट है। अब आप कहेंगे ये 40 सीट वाला क्यों चुना? देखिए, जहां छोटी विधानसभा हो, सीटें कम हो, वहां उलटफेर करना थोड़ा आसान होता है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 40 सीटों वाली विधानसभा होने का मतलब है कि आपको सरकार बनाने के लिए वहां पर हाफ वे मार्क जो होता है उससे 1 सीट ज्यादा, यानी 21 सीटों की जरूरत है। अब 10, 20, 21 सीट पाना कहीं आसान होता है, उत्तर प्रदेश की तरह 300 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल काम होता है, और छोटी विधानसभाओं में उलटफेर की गुंजाइश रहती है। तो ममता बनर्जी के ड्राइवर प्रशांत किशोर ने कहा कि गाड़ी सबसे पहले गोवा ले लेते हैं, अभी चुनाव भी आना है, और वहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और कांग्रेस वहां कमजोर है, मात्र 4 सीट है कांग्रेस के पास। विकल्प हम बन जाते हैं, आम आदमी पार्टी कहीं खड़ी नहीं है, और बाकियों का अगर हम ले लें तो 3, 5, 4, 3, 7, 12 तो ऐसे ही हो जाता है। एक विधायक को वो अपने निर्दलीय विधायक को जोड़ी चुकी है, 13 उनके पास आ सकता है। और अगर बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी हुई और सीटें गिरती हैं तो ममता बनर्जी ये देखती हैं या सोच सकती हैं कि भाई मेरे लिए कुछ रास्ता बन सकता है। तो पहली वजह उन्होंने गोवा को चुनने के लिए ये देखा। अब इस रूट पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी क्या कर रही हैं वो भी समझिए। उन्होंने वहां पर जाते ही, चूंकि टकराव जो है वो बीजेपी से होना है, तो उन्होंने जाते ही एक धार्मिक कार्ड खेला। ममता बनर्जी ने टीएमसी का फुल फॉर्म बताया, और वो टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है वो आपके सामने रखता हूं कि वो टीएमसी का फुल फॉर्म कहता है क्या है, वो आपके सामने अभी रख रहा हूं। जरा इसको मिटा दूं, रूट नहीं मिटा सकता इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। अब ममता बनर्जी ने टीएमसी का फुल फॉर्म रखा, TMC, टी से टेंपल यानी मंदिर की बात कर रही है, M से हो गया मॉस्क यानी मस्जिद की बात हो गई, और C से हो गया चर्च यानी चर्च की बात हो गई। मतलब वो ये बता रही हैं कि वो गोवा के हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों का जिक्र कर रही हैं। TMC, टेंपल, मॉस्क और चर्च। ये ममता बनर्जी ने नया नारा दे दिया है TMC का, और अभी जाते ही वो 3 मंदिर भी घूम आई हैं। जिन ममता बनर्जी पर आरोप लगता है कि बंगाल में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाई, वो जाते ही वहां 3 मंदिर घुमाई। 300 से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए, और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नफीसा अली आज शामिल हो गई, लिएंडर पेस जो टेनिस खेलते थे वो शामिल हो गए टीएमसी के अंदर। अलग अलग कम्युनिटी से वो मिल रही हैं, बात कर रही हैं, मतलब माहौल बन रहा है। अच्छा, गोवा में ममता बनर्जी ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने गोवा जाके कहा
कि मैं गोवा की बेटी हूं। विरोधी मुझसे पूछ रहे हैं कि ममता गोवा क्यों आई है, तो वो बोली कि मैं क्यों नहीं आ सकती गोवा। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं वहां की बेटी हूं, मैं देश की नागरिक हूं, तो मैं कहीं भी जा सकती हूं। पहले ममता बनर्जी को सुनिए, फिर इस पर आगे की बात बताता हूं। Yes, somebody is questioning. Mamta ji is in Bengal. How she will do the Goa? Why not? I am an Indian. I can go to anywhere. You can go to anywhere. So I came here because my brothers and sisters, they went to request me in my secretariat, and I was so happy. And if Bengal is my motherland, if Goa is also my motherland. ममता बनर्जी कितनी कमाल की बात कह रही है। मैं भारतीय हूं, मैं तो कहीं भी जा सकती हूं, और मैं जहां जाऊंगी मैं वहां की बेटी हूं। पहले वो बंगाल में चुनाव था तो बंगाल की बेटी थी, यहां वो गोवा में चुनाव है तो गोवा की बेटी है। लेकिन गोवा पहुंचते ही ममता बनर्जी जो हिंदुस्तानी हो गई, वो गोवा की बेटी हो गई, वो बंगाल चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह को बाहर ही बता रही। वो कह रही थी कि ये लोग तो बाहर के लोग हैं, मैं बंगाल की बेटी हूं, ये बाहरियों को क्यों इंटर करने दे रहे हो। तो क्या उनके लॉजिक से, उनके तर्क से चलें तो पीएम मोदी और अमित शाह भारतीय नहीं है भाई। जैसे आप भारतीय हैं तो हर जगह की बेटी हैं, तो वो भी भारतीय हैं, वो भी हर जगह के बेटा हैं। वो बंगाल के बेटा थे, लेकिन इनको बंगाल में बंगाल की बेटी वर्सेस ऑल बनाना था, तो सब बाहरी हो गए, ये बंगाल की बेटी थी। अब गोवा में जाके ये गोवा की बेटी हो गई, बाकी सब बाहरी हो जाएंगे। तो ये कमाल की पॉलिटिक्स है। खैर, इस पर अभी आऊंगा कि ये ममता बनर्जी अकेले ऐसे नहीं कर रही हैं, और भी लोग हैं। लेकिन पहले आपको गोवा समझ में आया कि पहली ये ममता एक्सप्रेस बंगाल से निकली, गोवा क्यों पहुंची। अब गोवा में सवारी यानी जनता बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये तो वक्त तय करेगा। इसके बाद इनका अगला स्टेशन है त्रिपुरा। त्रिपुरा में पार्टी वाइज कंडीशन क्या है, पहले वो देखिए। बीजेपी यहां पर त्रिपुरा के अंदर 36 सीट जीत चुकी है, और सरकार में सीपीआईएम यानी जो लेफ्ट है वो यहां पर 16 सीट पर है। आईपीएफटी इस पार्टी को देखिए, इसके पास 8 सीटें हैं, और कुल जोड़ दीजिए तो 60 है, यानी एक और विधानसभा जिसमें सीटें बहुत ज्यादा नहीं है। और यहां से लोकसभा की सीटें यहां पर भी 2 आती हैं, लोकसभा की सीट। अब आपका प्रश्न होगा कि ममता बनर्जी त्रिपुरा गाड़ी क्यों ले जा रही है, त्रिपुरा में उनकी ट्रेन क्यों मोड़ रही है। 2023 चुनाव के लिए स्पेशल टीम बनाई है उन्होंने। अभिषेक बनर्जी लगातार त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं। सुष्मिता देव जो कांग्रेस से आई हैं, वो भी दौरा कर रही हैं। प्रशांत किशोर की आईपैक की टीम को त्रिपुरा भेजा जा चुका है। बांग्ला भाषी मतदाताओं पर नजर है। अब वो त्रिपुरा क्यों टारगेट कर रही हैं, इसकी वजह आपको इस आंकड़े में नजर आएगी। त्रिपुरा के अंदर कमोबेश वही स्थिति है जो बंगाल के अंदर है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। त्रिपुरा में सालों साल लेफ्ट का राज रहा, सालों साल, और उस लेफ्ट के राज को बंगाल ने खत्म कर दिया। बंगाल में बीजेपी ने खत्म कर दिया त्रिपुरा के अंदर लेफ्ट के राज को। अब आज की तारीख में लोग अगर मतलब आप मान के चलिए त्रिपुरा में अगर लेफ्ट के समर्थक हैं और लेफ्ट को नहीं चुनना चाहते हैं, आज ही जा चुके हैं, और बीजेपी को भी नहीं चुनना चाहते हैं, तो उनके पास विकल्प नहीं है। ममता बनर्जी जिस तरीके की पॉलिटिक्स बंगाल में करती हैं, जो वो लेफ्ट वाली पॉलिटिक्स का विकल्प बनी, वो सेम विकल्प वो त्रिपुरा में बनना चाहती है। इसीलिए उन्होंने चुना त्रिपुरा को, क्योंकि उनको लगता है त्रिपुरा में लेफ्ट को रिप्लेस वैसे ही कर दूंगी जैसे बंगाल में कर दिया, और वहां सामने टक्कर किसको, बीजेपी को। तो फिर ममता बनर्जी के ड्राइवर प्रशांत किशोर ने समझाया, मैडम मोड़ लेते हैं त्रिपुरा, तो उन्होंने गाड़ी त्रिपुरा की तरफ मोड़ने का मन बना लिया। अभी आपको सुनाई देगा कुछ दिनों के बाद। तो ये हो गया त्रिपुरा जाने की वजह, तो इसको समझ लीजिए। अब इसको थोड़ा मिटा देता हूं। तो ये ममता एक्सप्रेस अब त्रिपुरा पहुंच गई है, और उसकी वजह क्या है वो आपको समझ में आ गई। अब इसके पास गाड़ी पहुंचती है असम। ममता एक्सप्रेस असम क्यों जा रही है, पहले असम में किसको कितनी सीट है ये समझिए। बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी के पास आज की तारीख में वहां 60 सीट है। कांग्रेस की यहां पर 29 सीट है, 29। AIUDF बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF, उनके पास 16 सीट है। असम गण परिषद AGP, इनके पास 9 सीट है। लेफ्ट के पास, लेफ्ट कह लीजिए, CPIM कह रहा हूं, इनके पास 1 सीट है।
अन्य अदर्स के पास 10 सीट है, इन सब को मिला लीजिएगा तो ये 120 सीट है, 126 मान लीजिएगा, 126 सीट है, माफ कीजिएगा। अब ये 126 भी फिर कंट्रोल वाला मामला है, बहुत फैल नहीं जाएगा मामला, इसलिए अब यहां क्या है इसको समझिए। असम के अंदर ममता बनर्जी को लगता है जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है वो कमोवेश बंगाल से मैच खाती है, जो मुस्लिम वोट है उसको वो बंगाल की तरह ही अपनी तरफ खींच सकती है और ये कांग्रेस और AIUDF में सेंध लगा सकती है। ममता बनर्जी अपने आप को धीरे 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 कांग्रेस का विकल्प हर उस जगह में पेश करना चाहती हैं, लेफ्ट का विकल्प हर उस जगह में पेश करना चाहती हैं जहां पर बीजेपी सरकार में है, सीटें कम है और वहां पर वो विकल्प बन सकती है। और उनको असम सूट करता है। जिस NRC का मुद्दा वो बंगाल में उठा रही थी, उसी NRC के मुद्दे पर उनको लगता है वो असम में चुनाव लड़ सकती हैं और यहां से लोकसभा की 14 सीट भी है। तो 2 गोवा की, 2 त्रिपुरा की और 14 अगर असम की मिला लीजिए तो 18 प्लस हो जाता है। बंगाल की अभी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि बंगाल में भी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 42 सीटें हैं। तो 42 प्लस 18 60 तो ऐसे ही हो गया। अगर ममता बनर्जी 60 में बंगाल में जीत दर्ज करें और करें, मतलब 40 के भी आसपास आ जाती हैं, तो क्या खेल होगा भी आपको आगे समझाऊंगा। और असम में बंगाली बोलने वाले 29% वोटर हैं, 29%। और ममता बनर्जी की नजर इसी 29% पर है। सुष्मिता देव को असम में लगा दिया उन्होंने, त्रिपुरा के साथ साथ, कांग्रेस से आई थी। NRC का मुद्दा है ये। तो ये असम भी उनके नजर में है कि असम को भैया, असम को टारगेट करो और यहां से बीजेपी के खिलाफ जो है पूरा माहौल बनाओ, कांग्रेस का विकल्प बनो और यहां पर NRC का मुद्दा उठाकर जो मुस्लिम वोट है उसको खींचने की कोशिश करो और जो बांग्ला बोलने वाला मतदाता है उसके साथ भी खड़े हो जाओ। तो अब ये गाड़ी जो है वो आप देख रहे हैं कि बंगाल से होते हुए गोवा, गोवा से त्रिपुरा, त्रिपुरा से असम क्यों पहुंची आपको समझ में आ रहा है। अगला पड़ाव जो PK यानी प्रशांत किशोर ड्राइवर ने कहा कि मैडम अब जरा मेघालय मोड़ लेते हैं, उसकी वजह क्या है। यहां पर बीजेपी सीधे सत्ता में नहीं है। यहां बीजेपी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, उसके पास 21 सीट है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP, इनके पास मात्र 7 सीट है और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट इनके पास 4 सीट है और कांग्रेस के पास 17 सीट है, बीजेपी के पास 2 है। तो बीजेपी यहां गठबंधन में सरकार में, इसको मिला दीजिए तो टोटल 60 बैठता है और यहां लोकसभा की 2 सीट है, LS लोकसभा की 2 सीट। अब यहां पर भी ममता बनर्जी को यह दिखता है कि बीजेपी यहां कमजोर है, लेकिन मिला जुलाकर अगर सरकार बना ले रही है तो मैं क्यों नहीं अंदर जा सकती और मैं क्यों नहीं मेघालय के अंदर यह उलटफेर कर सकती। और पूर्वोत्तर में चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के में आने की एक बड़ी वजह पूर्वोत्तर को भी माना जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां भयंकर काम किया है, तो वहां चोट पहुंचाना जरूरी है। तो इसलिए ममता बनर्जी मेघालय को चुन रही हैं और वहां इस गठबंधन वाली पॉलिटिक्स में अपनी गठबंधन को, क्योंकि उनके पास प्रशांत किशोर हैं तो सेटिंग गेटिंग में माहिर हैं, तो वो कैसे हासिल करना है वो करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला पड़ाव इसीलिए मेघालय बनता है। अब उसके बाद आता है सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी की इस ममता एक्सप्रेस के लिए, और वो है उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बीजेपी के पास है 304 सीट, 304। समाजवादी पार्टी के पास है 49 सीट, बीएसपी के पास है 15, अपना दल इनके पास 9 सीट है, कांग्रेस के पास है 7 और टोटल जो है वो 403 है। और ये अपना दल जो है ये भी बीजेपी के साथ ही है, ये दोनों जोड़ लीजिए तो 313 तो ऐसे ही हो जाता है। अब ममता बनर्जी को एक बात तो पता है कि बिना उत्तर प्रदेश की तरफ गाड़ी मोड़े हुए ये वन वे है, यहां से
बिना इसके इधर उधर से कोई रास्ता नहीं है। बाकियों में तो फिर भी आप उत्तर प्रदेश तक इधर उधर से होते हुए कोई दूसरा रूट लेते हुए पहुंच जाइएगा, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश पहुंचे बिना आप दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी करेंगी क्या? है क्या उनके पास उत्तर प्रदेश में? आज की डेट में चुनाव लड़ लें तो सब जगह जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी के पास की पार्टी के पास पैसे की मुझे नहीं लगता कोई कमी। अभी मैं गोवा गया था, बाप रे बाप, भयंकर पोस्टर, इधर चलिए ममता बनर्जी, उधर चलिए ममता बनर्जी, पोस्टर, इतने बड़े बड़े पोस्टर, ऐसा लगता था दीदी खड़ी होकर देख रही हैं कि कौन कहां जा रहा है। 2 डेग बढ़िएगा, हमारे यहां बिहार में डेग कहते हैं, मतलब 2 कदम बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि फिर ममता जी आ गई, फिर थोड़ा सा बढ़िएगा फिर ममता जी आ गई। रास्ता भटक जाएगा तो कभी कभी मन में आता है कि पूछ लें इन्हीं से, इतना ज्यादा आपको उनको पोस्टर मिलेगा। तो ममता बनर्जी जो है बंगाल में अगर चुनाव, माफ कीजिएगा, यूपी में चुनाव लड़ें तो जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन वो टारगेट क्या कर रही है? वो टारगेट कर रही है समाजवादी पार्टी, जिससे अगर मुसलमान छिटकता है और ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं, तो उन ओवैसी की जगह ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि मैं विकल्प बन जाऊं उस मुसलमानों का जो MY फैक्टर सपा के साथ होता था उसको तोड़ दूं, कांग्रेस के साथ जो मुसलमान जाने की सोचता था उसको तोड़ दूं, और जिनको इन्होंने भरोसा दिलाया कि बंगाल में बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो मैं ही हूं, वो सारा MY वोट जो है, वाई शायद उतना न जाए लेकिन M वोट जो है वो अगर TMC की तरफ शिफ्ट होता है और ममता बनर्जी को यहां बीजेपी को टक्कर देने में, हालांकि बहुत वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं है यूपी के लिए, लेकिन वो ट्राई कर रही है कि अगर कर पाई तो बीजेपी को यहां नुकसान पहुंचाया तो 2024 में ये दिल्ली में मेरा काम हो सकता है, यहां सेट हो सकती है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यहां पर, 80। और अपनी पार्टी में इन्होंने ललितेश त्रिपाठी को शामिल भी किया है। ये कमलापति त्रिपाठी के परपोते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, तो वो M वोट तो है ही, जो ब्राह्मण वोट है 12-13%, उसमें भी चूंकि अब ममता बनर्जी कह रही ना TMC में टी टेंपल भी है, तो वो उधर भी बात हो रही है, कोशिश वो कर रही है। भाई घर से कोई निकलता है तो लक्ष्य तो रखता ही है, तो ममता एक्सप्रेस भी घर से निकली है बंगाल से, तो लक्ष्य लेकर निकली है। और इनका लक्ष्य क्या है अगर आपके सामने वो रखूं, कि इस पूरे रूट में ममता बनर्जी जो अपना नाश्ता पानी खाना सब बांध के निकल पड़ी हैं कि अब मैं जो है वो बिना इस रूट से आधे में तो वापस नहीं आऊंगी, कुछ तो कोशिश करूंगी। ममता बनर्जी में जिजीविषा बहुत है। उनका टारगेट क्या है इस बात को समझिए कि इस रूट पे निकलने का उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट है पहले तो बीजेपी को टक्कर देना, ये मैसेज बहुत क्लियर दे देना कि वो बीजेपी को 2024 के लिए, ये जो 915 दिन बचे हैं, इसके लिए टक्कर देने के लिए कमर कस चुकी है। दूसरा, उनकी छवि अभी नेशनल लीडर की नहीं है, उनकी पार्टी सिर्फ बंगाल तक सीमित है। तो ममता बनर्जी को यह मैसेज देना बहुत जरूरी है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर लीड करने के लिए तैयार है, और उसके लिए जब तक गाड़ी बंगाल से निकलकर इतने राज्यों में हो, और राज्यों में भी जाएंगी, ये तो अभी रूट बताया है, कुछ सक्सेस मिल गया तो और रूट फैलेगा। पेट्रोल डीजल भरा के भी गाड़ी चलेगी, बिजली से भी चलेगी, जैसे चले, कोयले से चले, कोयले की भी कोई कमी नहीं है, बहुत माहौल बना था। तो ये करते कराते वो जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। छवि बनाना, नेशनल लीडर, लोकसभा की सीट बढ़ाना। आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो बंगाल में अगर सीमित है और 42 में से 42 भी जीत जाए तो भी, हालांकि वो अभी मुश्किल है वहां पर, लेकिन अगर मान लीजिए 40 ही जीत गई तो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और गिर के 40 से भी नीचे चली जाए इसकी संभावना अभी तो कम लगती है। लेकिन अगर इन राज्यों के, बंगाल के 42, गोवा के 2, त्रिपुरा के 2, असम में जो है वो आपकी सीटें थी, मेघालय, उत्तर प्रदेश, इनको जोड़कर अगर आप पहुंच जाते हैं 60-70 तक और हंग पार्लियामेंट हो गया, तो ममता बनर्जी के पास कहने को कुछ होगा कि हां मुझे गाड़ी चलाने दीजिए। कांग्रेस का विकल्प बनना, कांग्रेस का विकल्प, ये ममता बनर्जी यूं तो कहती हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए,
लेकिन वो हर जगह सबसे बड़ा नुकसान किसको पहुंचाती है? इसी कांग्रेस पार्टी को पहुंचाती है। कांग्रेस का तोड़ तोड़ कर लाती हैं, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां उसको मजबूत करने की जगह खड़ी हो जाती हैं, खुद को 2024 के चेहरे के तौर पर पेश कर रही हैं, बार बार कांग्रेस को निशाने पर ले रही हैं। एक बार नहीं, कई बार ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। आपको याद दिलाऊं, 28 अक्टूबर 2021 यानी एक दिन पहले कांग्रेस ट्विटर की दुनिया तक सिमट गई है, यह ममता बनर्जी कह चुकी है। 25 सितंबर 2021 कांग्रेस डरी हुई पार्टी है, यह ममता बनर्जी कह चुकी है। 24 सितंबर 2021 कांग्रेस पार्टी को बीजेपी प्रतिद्वंदी नहीं समझती, आज भी ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। सुनिए एक बार। Somebody can tell us why you are contesting. Let the Congress to contest. Why they contested so many times, these 70 years, so 60 years, 65 years. What they have done? Last time, even their MLAs went to BJP to form the government. You cannot control your MLAs. You cannot take a decision in a proper time. You allowed BJP to form the government. अब आप बताइए, कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपने पास ला रही हैं, लोगों के बीच खड़े होकर बता रही हैं कि ये पार्टी निर्णय नहीं ले पाती, ये पार्टी बीजेपी को रोक नहीं पाती, और फिर आप कहते हैं कि हम लोग दोस्त भी हैं। ये कैसी दोस्ती है? और ये अकेले नहीं, इनकी ममता एक्सप्रेस के जो ड्राइवर है पीके, विपक्ष भले ही बीजेपी और मोदी को सत्ता से हटाने के ख्वाब देख रहा हो, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान क्या दिया कि बीजेपी को अभी कई दशकों तक हटाना मुश्किल है। पहले सुनिए एक बार, फिर इसके मायने समझाता हूं। Is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. तो प्रशांत किशोर जब ये लॉजिक देते हैं कि बीजेपी को अभी कई दशकों तक हटाना मुश्किल है, उस लॉजिक में कोई गलती नहीं है। वो ठीक कह रहे हैं, 30% वोट आ रहा तो कहां से हटा दीजिएगा, इसे उठा के फेंक दीजिएगा। लेकिन जब वो ये कहते हैं तो वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो ममता बनर्जी को नहीं कह रहे हैं। ममता बनर्जी भी तो कह रही हैं कि मैं 2024 तक रोक दूंगी नरेंद्र मोदी को। वो ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि इनको समझ में नहीं आता, ये ऐसे ही बोल देते हैं। यानी टारगेट बीजेपी नहीं, टारगेट राहुल गांधी हैं। और ये जो ममता एक्सप्रेस चल रही है, इसके आगे लोगो तो आप ममता बनर्जी का देख रहे हैं, ड्राइव इसको प्रशांत किशोर कर रहे हैं, रूट आपको पूरा बता दिया है। गाड़ी चलेगी, झमाझम चलेगी, गाड़ी में लोग बैठेंगे या नहीं, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल आप भी थोड़ा बैठिए, मैं भी बैठता हूं, एक ब्रेक लेते हैं, पानी पी के लौटते हैं। और पाठशाला में अब पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की क्लास। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त 5 दिन के विदेश दौरे पर हैं और वो अभी इटली के रोम में है, जहां उन्हें G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री के स्कॉटलैंड के ग्लासगो जाने का भी कार्यक्रम है और ग्लासगो में वो जलवायु परिवर्तन पर 26वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी ने रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। संस्कृत के श्लोकों के साथ इंडियन कम्युनिटी ने उनका स्वागत किया। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमर्वयो चकार चंद तंदवं तनोतु न शिवा शिवम् जतकताः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पत्त पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। लोगों ने बहुत ही प्यार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम जब मिले तो अभी जो आप श्लोक सुन रहे थे, जो मोदी मोदी के नारे सुन रहे थे, वो उनके सामने ही सब कुछ हुआ।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। भारत में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा कैथोलिक क्रिश्चियंस की नजर इस मुलाकात पर है। पोप फ्रांसिस दुनिया के 130 करोड़ कैथोलिक क्रिश्चियंस के धर्मगुरु हैं। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आधे घंटे तक चलेगी। अभी यह साफ नहीं है कि यह मुलाकात औपचारिक होगी या अनौपचारिक, 1-to-1 होगी या फिर प्रतिनिधि स्तर की होगी। यह मुलाकात बेहद खास होने वाली है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समुदाय के गुरु होंगे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और कर्म गुरु होंगे। पीएम मोदी भारत के 5वें प्रधानमंत्री होंगे जो पोप से मिलने वाले हैं। आखिरी बार पोप पॉल द्वितीय साल 1999 में भारत आए थे। लेकिन पोप होते कौन है, आपको वो भी बताते हैं। वैसे पोप का शाब्दिक अर्थ होता है पिता। पोप कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं। दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। वो हर रविवार दुनिया भर से वेटिकन पहुंचे श्रद्धालुओं को संबोधित करते हैं। पोप की सेवा या उनकी मदद के लिए उनके पास कई कर्मचारी होते हैं। पोप हर हफ्ते दुनिया के 20 बिशप से मिलते हैं। पोप विदेशों की भी यात्रा करते हैं, अनुयायियों से मुलाकात करते हैं। पीएम मोदी जिन पोप फ्रांसिस से मिले हैं या मिलने वाले हैं वो कौन है, उनका परिचय भी आपको बताते हैं। उनका नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो है और पोप बनने के बाद उनका नाम पोप फ्रांसिस हो गया। वो अर्जेंटीना के हैं। कैथोलिक चर्च के पोप चुने जाने वाले पहले लैटिन अमेरिकन हैं। उन्हें पोप फ्रांसिस प्रथम के नाम से बुलाया जाता है। वो 13 मार्च 2013 को पोप चुने गए और उनकी उम्र 85 साल की है। उनके पास दर्शन शास्त्र की डिग्री है। शुरुआती दिनों में वो कॉलेज में पढ़ाते थे। 1969 में वो पादरी बने और वो अभी फिलहाल 266वें पोप हैं जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। अब आपको यह बताते हैं कि पोप चुने कैसे जाते हैं। वेटिकन में ही नए पोप का चुनाव होता है। पोप पूरी जिंदगी के लिए इस पद पर रहते हैं, लेकिन पिछले पोप बेनेडिक्ट ने 2013 में पद से इस्तीफा दे दिया था। जो पोप को चुनते हैं उन्हें कार्डिनल कहा जाता है। जिसे 2/3 कार्डिनल्स का समर्थन मिलता है उन्हें पोप चुना जाता है। चुनाव वेटिकन सिटी में चैम्बरलिन चर्च के मार्गदर्शन में सिस्टिन चैपल में होता है। दुनिया भर में कुल 184 कार्डिनल है। इसमें 5 इंडिया में है। कार्डिनल उस देश में कैथोलिक धर्म के बड़े गुरुओं के समान होते हैं। पोप चुनने की प्रक्रिया को बहुत गुप्त रखा जाता है। पहले से कोई उम्मीदवार भी तय नहीं होता। कमाल की बात यह है कि वेटिकन सिटी के चर्च की चिमनी से निकलने वाले धुएं से पता चलता है कि पोप का चुनाव हुआ या नहीं। चिमनी से काला धुआं निकला तो चुनाव की प्रक्रिया जारी है। चिमनी से सफेद धुआं निकलने का मतलब है कि पोप का चयन हो गया है। कोई भी पुरुष जो कैथोलिक हो वो पोप बन सकता है। जहां पोप फ्रांसिस का शासन चलता है उस वेटिकन सिटी के बारे में भी थोड़ा आपको बताते हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित यह विश्व का सबसे छोटा देश और स्वतंत्र देश है। यहां इटली के शहर रोम के पास इसकी मौजूदगी है। इसका क्षेत्रफल करीब 44 हेक्टेयर है। राजभाषा लैटिन और जनसंख्या करीब 1000 है और यहीं पर पोप चुने जाते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात में क्या निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर आएगी। पाठशाला में वो भी आपको बताएंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।